नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुबह में हमारी आज जो है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अब तक जो है एक प्रैक्टिस सेट इसका सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है यह दूसरा है। दोस्तों, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बात करें दोस्तों, साथ ही साथ RWA का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर उनका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे RWA हो या फिर किरण पब्लिकेशन हो या फिर यूथ कंपटीशन का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास हमारी जो है सुबह 9 बजे रोज़ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। किस देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, नेपाल की सीमा है, ईरान की सीमा, म्यांमार या फिर बांग्लादेश की सीमा। तो किस देश के साथ भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यह ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश तीनों ऑप्शन जो है भारत से सीमा साझा करते हैं। आपका जो ईरान दिया गया है यह भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, ईरान जो है, ईरान इराक सीमा साझा करता है इराक के साथ, उसके साथ साथ और भी देश हैं। चलिए, इसमें दूसरा प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, यह आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आपका आता है मध्य प्रदेश। अगर बात किया जाए दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र आता है। ठीक, पहले स्थान पर आता है राजस्थान। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है। इनमें कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। बिहू बिहार में मनाया जाता है, गलत बात है। बिहू जो है दोस्तों आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। भांगड़ा की बात की जा रही तो भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया था बी वाला गलत है। बिहू जो है आपके असम राज्य में मनाया जाता है, बिहार में नहीं मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। साहित्यिक कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र है या फिर व्यास सम्मान, गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्यिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है यह दिया जाता है व्यास सम्मान पुरस्कार। क्या होता है? व्यास सम्मान पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, 21 जून को या फिर 25 मई को, 25 जून को मनाया जाता है। सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 25 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। छठवां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या फिर रोम में है? तो इसका मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है रोम में है। रोम किस देश की राजधानी है? तो रोम जो है इटली की राजधानी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपके सामने पूछा गया है दोस्तों। इसमें कह रहा है, कह रहा कि द मैन हु मेड एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है दोस्तों? यह आत्मकथा है जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है। किसकी है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आठवां प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है
भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 447, 545, 552 या 550 हो सकती है। तो जो निर्धारित की गई है सदस्यों की संख्या, यह आपकी 550 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, 550 से। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण था, निजीकरण था, वैश्वीकरण या उपयुक्त सभी था? तो 1991 की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी को अपनाया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को। तो हरित क्रांति में जो शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, यह है गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है हरित क्रांति से, इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसी नीति को उदार बनाया था? लाइसेंसी नीति को उदार बनाया था, कब बनाया था? 1998 में, 2001 में, 1993 में, 1995 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसी नीति को बनाया था दोस्तों 1993 में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। वर्कला, चौवारा, चवक्कड़ और नतिक्का किस राज्य में समुद्री तट हैं दोस्तों? किस राज्य के समुद्री तट हैं? कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, केरल के हैं। तो वर्कला की बात की जाए दोस्तों, यह केरल राज्य का तमिल जो है तटीय है, समुद्री तटीय क्षेत्र है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1954 में, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो गठन किया गया था, यह किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का आपके सामने पूछा गया है कि कह रहा है न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम? तो न्यूटन का पहला नियम जो है दोस्तों जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। किसके? जड़त्व के। सी वाला ऑप्शन सही होगा। जड़त्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे जो है आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, लैमार्क को, डे ब्रिज को कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है मेंडल को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी में 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जो है डिमेंशिया, डायरिया और जो है डार्मेटाइटिस, जो 3 बीमारी के नाम से जाना जाता है, कौन है? अस्कर्वी है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को जो है 3 बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और यह बीमारी जो है विटामिन B1 की कमी से होती है। पेलाग्रा जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों
सूखी बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न है, धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा जो होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन क्या होगा? डी वाला हमारा सही होगा। धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपके बताता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार? अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17 है। तो विधि के समक्ष समानता का जो है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 13 में जो है अल्पीकरण से संबंधित है, 15 में भेदभाव से लिए हैं और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर का। क्वेश्चन 20 कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 44 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 44 की बात की जा रही, तो अनुच्छेद 44 जो है आपका संबंधित है डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अगर बात करें इसकी चर्चा किस भाग में की गई, तो भाग संख्या 4 में की गई है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से 51 तक जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। यह किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर का। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे यह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 की बात है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस सूची में संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध जो है किस सूची में बताया गया? 7वीं में है, 8वीं में है, 6वीं में है, 9वीं में है। तो केंद्र राज्य का संबंध जो है दोस्तों यह बताया गया है 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों का जो है पर्यवेक्षण कौन करता है? अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद करती है। तो अधीनस्थ न्यायालयों का जो पर्यवेक्षण करा जाता है दोस्तों यह किया जाता है आपके उच्च न्यायालय करती है। कौन है? उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और यह बात कही गई है अनुच्छेद 227 में कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 227 में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी आपकी 1939 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का। इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया है के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौरी चौरा की घटना के बाद या फिर गोलमेज सम्मेलन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक, चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों? यह 4 फरवरी
4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इसमें जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था। इसी के बाद जो है महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुआ था, सिविल नाफरमानी आंदोलन के बाद, या फिर स्वदेशी आंदोलन के बाद शुरुआत की गई थी। तो जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था दोस्तों, यह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए हमारा होगा असहयोग आंदोलन के बाद जो असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 27 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? कौन व्यक्ति यह कहे थे 1935 के अधिनियम को? एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कहे थे, सी राजगोपालाचारी कहे थे, महात्मा गांधी जी कहे थे, या फिर यस सी बोस कहे थे, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। तो कौन व्यक्ति कहे थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे। कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि जो 1935 का जो अधिनियम है, यह तो एक कार है, ब्रेक तो है, लेकिन इसमें इंजन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह पूछा गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? HSRA की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? सुभाष चंद्र बोस थे, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। पूछा गया है कि HSRA की स्थापना जो किया गया था दोस्तों, यह किया गया था आपके, तो इसका गठन किए थे सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था। जो HSRA की गठन किया गया था, गठित किया गया था, सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सरदार भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ था, महेंद्र था, श्रीदत्त था, विशाल दत्त था। गौतम बुद्ध की पूछा गया दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था, यह सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 563 हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि आपका 30 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष जो है कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? कार्नवालिस कोड कब लागू किया गया था? 1793 में, 1857 में, 1723 में, 1805 में किया गया था। कार्नवालिस कोड जो लागू किया गया था, यह किया गया था आपके दोस्तों, किया गया था आपके 1793 में किया गया था। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सुरतुगई है, कोटदीजी है, बालाकोट है, चनहूदड़ो है। तो इनमें से जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है वर्तमान समय में, यह जो है ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जो सोरतुगई है, सोरतुगई, यह कहाँ है दोस्तों? यह अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किस शिलालेख में यह बात कही गई है? सूर्य स्तंभ में कहा गया है, विजय स्तंभ में कहा गया, लौह स्तंभ में, इलाहाबाद के स्तंभ में। तो यह कहा गया है दोस्तों इलाहाबाद के स्तंभ में। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त का कहा गया है इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1627 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने जो छत्रपति की उपाधि धारण की थी यह 1674 ईस्वी में की थी। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक करवाया था वह बनारस का पंडित गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट द्वारा जो है शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। तो यह होती है दोस्तों आपकी वर्षा जो होती है तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां सामान्य रूप से पाई जाती हैं। रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, यह पाई जाती हैं दोस्तों आपकी झाड़ी नुमा वनस्पतियां पाई जाती हैं रेगिस्तान के इलाकों में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछा है दोस्तों, दक्षिण भारत की नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी, महानदी या फिर कावेरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो पूछा जा रहा है यह है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। बोमडिला जो है कहाँ है, बोमडिला हिमाचल प्रदेश में है, तो नहीं, बोमडिला हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो बोमडिला कहाँ से स्थित है, बोमडिला का जो संबंध है यह अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला की बात की जाए तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। लेपू लेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। यह युग्म जो है हमारा सही बताया गया था। सही हमसे पूछा गया था कि कौन सा युग्म जो है कौन सा दर्रा जो है सही दर्शाया गया है। तो लेपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है, यह हमारी बात सही कही गई। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। बाकी रोहतांग दर्रा जो दिया गया है यह हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, गुवाहाटी को, कोयम्बटूर को, चेन्नई को, अहमदाबाद को। भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों यह अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, यह गुजरात में है दोस्तों। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तब आपका कोयम्बटूर होगा दोस्तों। दक्षिण भारत का अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कोयम्बटूर को होगा। अगर वैसे ही पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद होगा, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन है दोस्तों, पंतनगर है, बंगलौर है, कानपुर है, दिल्ली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो मानी जाती है दोस्तों यह पंतनगर है। कौन सी है, पंतनगर। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। और बात करें तो हरित क्रांति लाने में जो है पंतनगर विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए जो है हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है पंतनगर को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर का, कह रहा निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देश दिए गए हैं उनकी मुद्रा के साथ मिलान करना है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है, यूक्रेन की मुद्रा की बात की जा रही है तो यूक्रेन की मुद्रा जो है रिविनविया है। भूटान की मुद्रा की बात करें, भूटान की मुद्रा जो है नगुल ट्रम है। क्यूबा की बात करें, क्यूबा की मुद्रा जो है पेसो है। और रोमानिया की है रोमानिया ल्यू है। रोमानिया की मुद्रा जो है रोमानिया ल्यू है। चलिए अगले इसका क्या ऑप्शन होगा, पहले का तीसरा दूसरे का पहला। पहले का तीसरा दूसरे का पहला, केवल ऑप्शन पहले में दिया गया दोस्तों, पहले का तीसरा। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
हिंदी के प्रश्न यहाँ शुरू होते हैं। कह रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत का अर्थ क्या होता है। घर का भेदी लंका ढाए, क्या अर्थ होता है। घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती। बी ऑप्शन है आपसी फूट से लंका ढह जाती है। सी ऑप्शन है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। डी ऑप्शन है घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। प्रश्न में है आपका घर का भेदी लंका ढाए, इसे कहा जाता है दोस्तों। इसका अर्थ जो होता है ऑप्शन सी होता है आपसी फूट में जो है सर्वनाश होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी वाला हमारा संयोजक कि आपसी फूट में सर्वनाश हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि तिरस्कार में का संधि विच्छेद पूछा गया है। तिरस्कार का संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों, यह होता है आपका तिरह प्लस कार होता है, इसमें विसर्ग संधि होती है। तिरस्कार में कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, इसमें विसर्ग लगा रहता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि कौन से विकल्प में, कह रहा है कि कौन सा विकल्प विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जो विलोम के साथ गलत मैच किया गया है। जटिल का सरल होता है, बिल्कुल सही बताया गया है। साकार का निराकार होता है, यह भी बात सही है। सादर का निरादर भी होता है, लेकिन साक्षर का अक्षर नहीं होता है। साक्षर का जो विलोम होता है निरक्षर होता है दोस्तों। साक्षर का निरक्षर होता है, लेकिन अक्षर नहीं होता है। तो हमारा जो गलत का आंसर है ऑप्शन डी वाला गलत। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। भूधर है, मीन है, वृंद है, विहग है। तो पक्षी का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों खग होता है, विहग होता है, पखेरु भी होता है। तो यह ऑप्शन दिया गया हमारा डी वाला सही होगा कि पक्षी का जो पर्यायवाची होता है विहग होता है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर का आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि कृपण और कृपाण, कृपण तथा कृपाण शब्दों का क्रमशः अर्थ क्या होता है। कृपण और कृपाण का शब्दों का क्रमशः अर्थ क्या होता है। पहले कृपण का बताना है। तो कृपण का होता है दोस्तों कंजूस। कंजूस किस ऑप्शन में दिया गया, सिर्फ पहले में ही दिया गया है। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। बी वाले में पहले कंजूस दिया गया, बाकी डी वाले में दिया गया लेकिन लास्ट में दिया गया। तो पहले कृपण का जो होता है कंजूस होता है, कृपाण का जो होता है कटार होता है। सरदार लोग लेके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर का। इसमें आपके सामने पूछा 51 नंबर का है। मैथ से प्रश्न शुरू होते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों बोर्डमास के नियम से सॉल्व होता है। 305 कितना 305.03 दिया गया है। उसके बाद जो है आपका भागे 61.09 है और गुणे आपका है, गुणे में आपका दिया गया 11.47 दिया गया है। ठीक है दोस्तों 11.47। अगर दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए, एक मिनट हम इसको फिर से लिख रहे हैं। दिया गया है 305.03 भागे 61.09 और गुणे दिया गया है आपका 11.47। ठीक दोस्तों, अगर इसको भाग दिया जाए, दशमलव इधर 2 अंक पे है, इधर भी 2 अंक पे है, तो दशमलव से जो है दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव 2 अंक से दशमलव कट जाएगा। अगर दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए, इससे भाग दिया जाए इतने संख्या में, फिर इसका गुणा किया जाए, तो आपका ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा, 57 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब इसमें 52 नंबर के प्रश्न में दिया गया दोस्तों व्यंजक सॉल्व करना है। यह जो प्रश्न दिया गया इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हम 375 को ए मानते हैं और इसको बी मान लेते हैं, 125 को बी मानते हैं। सेम उसी प्रकार दिया गया है। तो हमारा ऊपर जो दिया गया ए दिया गया, ए प्लस बी दिया गया, ए प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। फिर दूसरे में दिया गया है, इधर लिख रहे हैं कि ए प्लस बी स्क्वायर दिया गया। दूसरे में दिया गया है, दूसरे में आपका दिया गया है कि बी माइनस ए
स्क्वायर दिया गया है। ठीक, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर दिया गया है। नीचे जो दिया गया है संख्या हमारी दोस्तों 375 को हम ए माने हैं तो ए 2 बार दिया गया तो ए स्क्वायर दिया गया है। उसी प्रकार माइनस दिया गया, फिर जो है 125 को हम बी माने हैं तो बी का हमारा स्क्वायर दिया गया है। अब यह हमारा जो है दोस्तों सूत्र बना है। ठीक, अब ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर जो होता है, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है आपका दोस्तों 4ab होता है। ठीक, 4ab होगा और नीचे दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है दोस्तों ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है और ऊपर दिया गया है ए प्लस बी स्क्वायर और बी माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अब इसी सूत्र पर हम इस सेम संख्या को रख देते हैं। चलिए सेम संख्या को रखते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम इधर रखते हैं 4 दिया गया तो 4ab पर रख रहे हैं। 4a को हम माने थे 375 तो 4ab था तो 375 दिया गया था, ए माने थे। उसके बाद बी का मान हम माने थे 125। अब उसके बाद नीचे जो संख्या दी गई थी, नीचे में हमारा जो सूत्र है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे ए प्लस बी 375 प्लस के 125 और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे, दूसरे कोष्टक में जो हमारा दिया गया था a माइनस बी है। ठीक है, a माइनस बी हम लिखेंगे इसमें 375 माइनस 125। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, अब यह हमारा बना है। अब ऊपर का गुणा करना है और नीचे, चलिए पहले हम नीचे का जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। यह दोस्तों प्लस में है, a प्लस बी और a माइनस बी है। अगर हम नीचे वाले को जोड़ लेते हैं तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हासिल का 1 7 2 9 1 10 के 0 3 1 4, यह हमारा हो गया 500। दूसरे कोष्टक में हम यहाँ से घटा देते हैं, 375 में से 125 हम निकालेंगे तो 5 0 5 7 2 5 3 में से 1 2, यहाँ बचा हमारा 225, यहाँ बचा है 500। अगर हम दोस्तों इसको मिटा देते हैं, चलिए अब इसको, इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं जगह कम होने की वजह से दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटा दिए हैं। ठीक, अब इसको हम हटा दिए हैं तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर और लिख ले रहे हैं। यह 500 हमारा बच्चा है। अब जब बीच में कुछ नहीं कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ हम गुणा का सिंबल लगा देते हैं, 250 लिख देंगे। ठीक, 250 हमारा हो जाएगा। अब नीचे वाले को हम इरेज करते हैं। ठीक दोस्तों, अब यह हमारा बन के गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम काटा पीटी करेंगे तो 125 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा 250। 2 से अगर हम काट देते हैं 4 को तो 2 बार में कट जाएगा। और अगर हम इसको काट देते हैं 2 से काट दीजिए 5 को, 2 से काटिए, 2 दूना के 4 2 पच्चे 10 और बचा है हमारा 0 बचा है। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 काटिए और इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35 2 5 पच्चे 25, ऊपर बचा है 25 और नीचे बचा है आपका 5 बचा है दोस्तों। कितना, 50 बचा है, 5 नहीं 50 है दोस्तों। ऊपर जो है आपका 75 है और नीचे 50 है। अब इसको काटिए, काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 दूना 50 काटिए। ठीक है, 25 दूना के 50 करेंगे और 25 तिया के 75 करेंगे तो 3/2 हमारा सही उत्तर होगा। 3/2 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन जो होगा सी वाला हमारा सही होगा। अगर दोस्तों यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो PDF में हम इसको सॉल्व करके जो है आपको पेज पर एक दे देंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम पे चाहिएगा, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक स्कूल में, 1 मिनट, इसमें कह रहा है, इसमें है दोस्तों, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों, पहले लड़की का दिया है, लड़कियों और
लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 85% है। लड़कों का कितना है? 83% है। उस स्कूल में 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत जो दिया गया है 83.7% दिया गया। सभी का जो है 83.7 दिया गया और अलग अलग भी दिया गया है। फिर कह रहा है उस स्कूल में 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस स्कूल में जो है लड़कियों की संख्या का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि लड़कियों का, पहले लड़कियों का हम निकाल लेते हैं। तो लड़कियों का कितना प्रतिशत है? लड़कियों का है यह 85%। ध्यान दीजिए, लड़कियों का 85% और लड़कों का जो है 83%, दोनों का दिया गया है 83.7%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लड़कियों का जो दिया गया है गर्ल्स का, यह दिया गया आपका 85% और बॉयज़ का जो दिया गया है यह दिया गया आपका 83%। ठीक दोस्तों, 83%। और जो दोनों का दिया गया है, दोनों का दिया गया है आपके बीच में, इसको बीच में रखेंगे, दोनों का दिया गया है हमारा 83 ऐसे लिखिए 83.7 दिया गया है। दोनों का दिया गया है 83.7। अब इसको हम घटा लेते हैं दोस्तों, इसका अंतर निकाल लीजिए। तिरछा क्रॉस में घटाया जाता है, सामने सामने से घटाइए। जैसे 83 से और 83.7 के बीच में अंतर कितना है? इसमें 0.7 का अंतर है। इस सामने वाले से इसके घटाया जा रहा है तो इसमें जो है 7 का अंतर आया। अब इसमें घटा दीजिए, इसका कितना आ रहा है? 85 से 83 अगर निकाला जाए तो कितना आएगा आपका? 1.3 आता है। ठीक, 1.3 आया है। अब इसमें दोस्तों एक अंक बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, तो इसको हम काट देते हैं। अब हमारा जो अनुपात बना है यह हमारा बना है 7:3 में। 7:3 में हमारा बन गया है। अब इसमें पूछा है टोटल कितने हो गए? 7 13 बना है दोस्तों, इधर देखें 13 है ना, 13 बना है। तो हमारा जो हो जाएगा यह हो जाएगा 7:13 के। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 20। ठीक है, टोटल हो जाएंगे 20। तो अब इसमें पूछा है इस 20 का जो है, इस 20 का लड़कियों के लिए 7 है, तो लड़कियां का 7 कितना प्रतिशत है यह हमसे पूछा गया है। चलिए 100 कर दीजिए। 20 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा यह। 5 का गुणा हम 7 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 35 होता है। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 × 5 = 35 प्रतिशत हुआ। अब किस ऑप्शन में दिया गया है यह हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। इसका दिया गया ऑप्शन जो कि दिया गया आपका सी में हमारा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें 54 नंबर का प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 512, 620, 428 और 580 का औसत कितना होता है। औसत बराबर हमारा होता है दोस्तों टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या कितनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जूम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। सभी संख्याएं जो दी गई हैं इसको हम ऐड करते हैं। चलिए यहीं ऐड कर दीजिए, प्लस में करिए, इसको भी प्लस कर दीजिए, यहाँ भी एक प्लस कर दीजिए। नीचे कितनी संख्या है? 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, टोटल संख्या 4 है। अब इसको हमको जोड़कर और उसके 4 से भाग देना है। चलिए इसको जोड़ देते हैं हम। अगर इधर जोड़िएगा 580 दिया गया है, 580 में अगर हम जोड़ देते हैं इधर 620, दोनों लगभग 80 में 20 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 पहले से है तो 1200 हमारा हो जाएगा। 1200 इधर आ गया। अब यह दोनों को जोड़ दीजिए। अगर हम 428 में 12 जोड़ देते हैं तो 40 हो जाएगा और 500 पहले से है तो 440 + 540 900, यह हो जाएगा 940। और 1240 में अगर हम 940 जोड़ देते हैं, 1200 में 940 हम जोड़ देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2140। 2140 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 × 5 = 20, फिर बचेगा 1, 4 × 3 = 12, बचेगा 1, 2 बचेगा तो 4 × 5 = 20 होगा। यह हमारा बचेगा जो आएगा 535 आता है। अब 535 किस ऑप्शन में दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। 535 का चलिए ऑप्शन देखते हैं हम किस ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन दूसरा में ही दिया गया, ये बगल में है। 535 जो दिया गया ऑप्शन सी में है। हमारा ऑप्शन जो होगा सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है x का 35% बराबर 70 का
42.5% है, तो यक्स का मान निकालना है। देखिए यक्स का दिया है, यक्स का 35%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, बराबर जो दिया गया है 700 का दिया है दोस्तों, 700 का 42.5 भागे दिया आपका दिया दशमलव, परसेंट हटाएंगे तो हम नीचे 100 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें दोस्तों हम ये दशमलव हटा रहे हैं तो एक जीरो और नीचे बढ़ जाएगा, हमारा नीचे 1000 हो गया। अब नीचे की संख्या को हम नीचे की संख्या से काट सकते हैं, अगर बराबर का सिंबल दिया गया है तो 100 से हम काटेंगे तो 100 हमारा कट जाएगा, बचेगा एक जीरो बचेगा, तो एक जीरो से हम एक जीरो इधर काट देते हैं। अब हमारी संख्या जो है बराबर हो गई। अब यह बीच में सिंबल दिया गया तो 35 से हम 70 काटेंगे, 2 बार कटेगा। अब 2 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो गुणा करेंगे 425 गुणे के, यहाँ बचा है 70 कटे है तो 35 दूना 70 बचा हमारा, 2 बचा है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 के 5, 2 चौके 8, 850 आया है। 850 किस ऑप्शन में दिया गया है, यह हमारा उत्तर है। तो 850 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अब यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न शुरू हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि कह रहा है प्रश्न में है कि रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। ठीक, पहले इस जो वक्तव्य जो दिया गया, प्रश्न जो दिया गया, इसको स्वयं पर फील कीजिए कि हम कह रहे हैं एक महिला से कि उसके पिता, उसके पुत्र, जो भी दिया गया है अपने ऊपर फील करके अपने स्वयं से सोचिए तो उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम इसको। कह रही है कि रंजना एक महिला की ओर इशारा कर रही है। चलिए मान लेते हैं हम रंजना यहाँ है, ये रही रंजना और यह एक महिला की ओर इशारा कर रही है। महिला को मान लेते हैं इधर महिला है, यह एक महिला है, इसको इशारा कर रही है रंजना। अब रंजना कह रही है, प्रश्न में है कि महिला की ओर इशारा करते हुए रंजना ने कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के जो हैं, मेरे पिता, प्रश्न को छोटा कर ले रहे हैं, कह रहा है कि मेरे पिता आपके पुत्र, मेरे पिता, रंजना कह रही मेरे पिता, पिता तो होंगे इसके ऊपर होंगे, जो पिता होंगे ऊपर होंगे, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं पिता। चलिए पी लिख दे, फादर लिख रहे हैं। चलिए फादर हो गए तो फादर का सिंबल प्लस में होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। अब इस महिला का पुत्र जो है, कौन सा कोई भी हो, इस महिला का पुत्र जो है पीयूष के दादा हैं। अब इसके दादा जो हैं, इस लड़के का दादा जो है रंजना के पिता हैं। तो रंजना का इस लड़के से क्या संबंध है, यह हमसे बताया गया है। रंजना का इस लड़के से क्या संबंध है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस लड़के का दादा बताया गया है तो यह दो, एक महिला है और यह भी एक महिला है, तो दोनों बहन नहीं हो सकती क्योंकि दादा का संबंध है। तो यहाँ जो है यह बुआ होगी और यह जो होगी इसकी भाभी है, इसकी मम्मी है इस बच्चे की, तो यह इसकी नंद और भाभी का संबंध है। तो नंद के बच्चे को क्या कहा जाता है, भतीजा कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि कैलेंडर, तो इसमें 57 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है कि 29 जून 2010 को सप्ताह का जो है कौन सा दिन था। यह हमसे पूछा गया है कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ कोड याद करने पड़ते हैं। 1 मिनट हम कोड लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको साइड में कोड दिख रहे होंगे। तो चलिए इसमें पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें बताया गया है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले हम लिखते हैं डेट जो दिया गया है। डेट क्या दिया है, 29 जून दिया है। ठीक है, पहले हम 29 जून लिखेंगे। उसके बाद महीने का कोड, तो जून का कोड क्या है,
जून का कोड हम इस ग्राफ में अगर देखें तो इसमें दिया गया है जून का कोड 5 होता है। तो चलिए हम यहाँ 5 लिख देते हैं, प्लस के 5 करते हैं, 5 हो गया। अब इसके बाद दोस्तों किया जाता है, इसमें चेक किया जाता है जो यह 2010 दिया गया है, इसमें शताब्दी वर्ष हम चेक करते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष चेक करते हैं तो इससे 2010 से पहले 2000 जो दोस्तों यह शताब्दी वर्ष होता है हमारा। तो 2010 को 2 भागों में हम तोड़ देते हैं, एक तो 2000 में और दूसरा जो है 10 में तोड़ेंगे। अब यह हमारा 2010 हो जाएगा। 2000 जो है यह 2000 दिया गया है, यह हमारा शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि शताब्दी वर्ष का कोड जो है इसके आगे हम 0 लिखते हैं। शताब्दी वर्ष का कोड जो होता है हमारा 0 होता है। ठीक, उसके बाद अब हमारा यह बचा है 10, तो 10 को हम यहीं लिख देते हैं। फिर उसके बाद आगे होता है दोस्तों, अब इस 10 को जो है, अब यह जो 10 था अब इसको हम तोड़ेंगे जो है लीप वर्ष में। 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने आते हैं, लीप वर्ष के लिए हम 4 से भाग देते हैं। तो 10 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 2 लीप वर्ष हमारे आते हैं। ठीक, 2 लीप वर्ष आएंगे। उसके बाद अंत में जो है दोस्तों इसमें हम 5 अपनी तरफ से ऐड करते हैं। ठीक, लास्ट में 5 अपनी तरफ से ऐड किया जाता है। उसके बाद टोटल संख्या को 7 से भाग दे देते हैं। टोटल संख्या को 7 से हम भाग देते हैं। तो चलिए अब जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे हम। इसमें दिया गया है 29, 29 5 आपका होता है 34, 34 10 44, 44 2 46, 46 5 51। तो हमारा होगा 51, यहाँ नीचे दिया गया है 7, 51 बटा के 7। अब हम इसको जो है 7 से अगर भाग देंगे 51 में तो 7 सत्ते 49 जाएगा, बचेगा 2, हमारा 2 जो है शेष बचेगा। तो दूसरे जो सप्ताह की शुरुआत होती है सोमवार से होती है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा दिन आता है, सोमवार से हमारी शुरुआत होती है, तो दूसरे दिन पे जो आएगा नंबर आपका मंगलवार आता है। ठीक है, पहले पे सोमवार आता है, दूसरे पर मंगलवार आता है। तो मंगलवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, इस ग्राफ के नीचे शायद ऑप्शन है। ठीक है, तो ग्राफ के नीचे ही मंगलवार हमारा था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा कि मंगलवार दिन था। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो प्रश्न दिए गए हैं इसको 2-3 बार अपनी तरफ से आप लगाएंगे तो यह प्रश्न आप बहुत अच्छे होते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, सिर्फ आपको जो है कुछ ऐसे कोड याद किए करने पड़ते हैं जो हमने बता दिया है, इसको हम PDF में भी आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि असंगत का चयन कीजिए। असंगत कौन सा शब्द जो कौन सा अंक गलत दिया गया है। इसमें अगर इस संख्या को आप ध्यान से देखिए, 8 दिया गया है, 24 दिया गया है, 125, 343 और 1331, 2197। इस संख्या को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यह संख्या जो है सभी क्यूब के फॉर्म में है, सभी क्यूब हैं। यह कितने का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 25 जो है 5 का क्यूब है, 343 किसका क्यूब होता है, यह 7 का क्यूब है दोस्तों, 1331 जो होता है आपका 11 का क्यूब है, और 2197 जो होता है यह आपका 13 का क्यूब है। ठीक, 13 का क्यूब है। लेकिन जो हमको यह 25 दिया गया है, यह 25 किसी का क्यूब नहीं होता है, इसलिए यह संख्या हमारी असंगत है। बाकी सब क्यूब के फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन 24 हमारा गलत दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो होगा हमारा सही 24, ऑप्शन डी में दिया गया है। 24 हमारा असंगत है, यह मेल नहीं खा रहा है इस श्रृंखला में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 59 नंबर के 59 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद में निष्कर्ष दिए गए हैं। चलिए कथन से हम पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि सभी मिठाइयाँ आहार हैं। सभी मिठाई जो है, चलिए मान लेते हैं मिठाई यह है, सभी मिठाई जो है आहार के अंदर आ रही हैं। आहार हम मान ले रहे हैं, यह आहार है, आहार के अंदर आ रही हैं सभी मिठाइयाँ। उसके बाद कह रहा दूसरा कथन दिया गया, सभी आहार जो है स्वास्थ्यकर हैं।
सभी आहार जो दिए गए हैं, आहार जो है अब स्वास्थ्य कर के अंदर आएंगे, तो स्वास्थ्य कर इसके ऊपर जाएगा, स्वास्थ्य कर जो है इसके ऊपर जाएगा। अब चलिए निष्कर्ष को हम देख लेते हैं। निष्कर्ष पहले में कह रहा है कि सभी जो है मिठाइयाँ स्वास्थ्य कर हैं। निष्कर्ष में आपका कह रहा है कि सभी मिठाई जो है स्वास्थ्य कर। क्या मिठाई जो है अंदर आ रही है स्वास्थ्य करके? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, अंदर आ रही है तो सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्य कर हो गई। दूसरा कह रहा है कि कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ हैं, अगर अंदर से बाहर की ओर जा रहा, अंदर से बाहर की ओर जा रहा कुछ कर कर, तो वह जो है ऑप्शन सही होता है। कुछ मिठाइयाँ जो है, कुछ स्वास्थ्यकर जो है मिठाइयाँ भी हैं, तो यह भी हमारा निष्कर्ष तो दूसरा भी सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला दूसरा ऑप्शन किस में दिया गया? तो ऑप्शन की दिया गया आपके डी वाले में, सॉरी, पहला और दूसरा दिया गया किस में दिया गया? तो ऑप्शन पहले में ही दिया गया, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक, पहला दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने दिया गया है। म्यूजिक का कोड कुछ दिया गया है, फिर अलग अलग कोड दिए गए हैं। चलिए म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। म्यूजिक का कोड जो दिया गया है, यह म्यूजिक का कोड है। म्यूजिक को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें 5 वर्ड हैं और इसमें टोटल 10 वर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको डबल में लिखा गया है। म्यूजिक की बात किया जा रहा है यम, पहले हम यम को उठाते हैं। यम से पहले आपका यल आता है, यम के बाद आपका यन आता है, तो सेम उसी प्रकार लिखा गया है कि यम से पहले एक अक्षर लिखा गया है, यम के बाद एक अक्षर लिखा गया है, बीच में जो है अब इनके बीच में यम आता है। ठीक, इनके बीच में कहीं यम आता है। फिर उसी प्रकार यू जो दिया गया है, यू जो है, यू से पहले क्या आता है? टी आता है, यू के बाद जो आता है वी आता है, तो यह लिखा गया है। उसी प्रकार यस लिखा गया है, यस से पहले आर आता है और यस के बाद टी आता है। ठीक उसी प्रकार लिखा गया है कि आई का, आई से पहले यच आता है और आई के बाद जो है जे आता है, फिर सी के पहले बी आता है, बी के बाद जो है सी के बाद जो है डी आता है, उसी प्रकार लिखा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि जो चोड़ दिया गया है CHORD। चलिए तो सी पहले हम इसको लिखाते हैं। सी से पहले क्या आता है? सी से पहले हमारा बी आता है, तो सी को छोड़ देंगे। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद आता है डी आता है। यच से पहले क्या आता है? यच से पहले आपका आता है जी, यच से पहले जी आता है और यच के बाद आपका आता है आई। ओ की बात किया जाए, ओ से पहले आपका यन आता है और ओ के बाद आपका पी आता है। ठीक, फिर और आर का दिया गया, आर 18 पे होता है, 18 से पहले आपका आता है 17, 17 पे होता है क्यू। ठीक, और फिर आर के बाद 18 के बाद 19 आता है, 19 पे आपका यस होता है। उसी प्रकार आगे बात कर रहा है कि डी का पूछा है, डी से पहले आता है आपका सी और डी के बाद आता है ई। यह हमारी जो है श्रृंखला, यह हमारा आंसर बनेगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, चलिए चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि BDGI, पहले इसमें तो लास्ट में यस दिया है तो पहले ये हमारा गलत हो गया। BDG से शुरू होता है, किस ऑप्शन? डी से यह नहीं शुरू है, डी से केवल ए और सी आपके शुरू हैं, BDGI। फिर उसके बाद पी दिया गया है, तो पी इसमें नहीं होगा, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही है, मिला लीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें जो है दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न शुरू होते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें है कि अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने नोएडा है, वाराणसी है, लखनऊ, आगरा। तो यह आयोजन किया गया था वाराणसी में। ठीक दोस्तों, वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? यह किया गया है जमशेदपुर में। कहाँ? जमशेदपुर में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। 63 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया आपके तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था?
डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को कब पद्म भूषण दिया गया था? तो यह दिया गया था 1991 में। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर का। इसमें पूछा गया है आपका कि जुलाई 2023 को कौन सा राज्य आधिकारिक कह रहा है कि कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंबी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है नागालैंड को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? यह नई दिल्ली में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? किसे दिया गया प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार? यह दिया गया है आपको नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें 68 नंबर का पूछा जा रहा है। जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना था? कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना था दोस्तों? यह इसका लक्ष्य था 6.5 लाख। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 68 नंबर का प्रश्न, 69 नंबर का प्रश्न दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में 90वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो है भारत के क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह उदयपुर में किया गया है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2023 के किस राज्य में पुलिस विभाग द्वारा राज्य के अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन क्विंसन नामक नई योजना शुरू की गई है? ऑपरेशन क्विक्सन नामक नई योजना शुरू किया गया है। कौन सा राज्य किया? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमारे गद्यांश के प्रश्न होते हैं। गद्यांश के प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने की वजह से कुछ क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है, जिसे गद्यांश हो गए। गद्यांश का और आपका जो है DI का, इसके लिए आप अलग से हम वीडियो बना देंगे कुछ दिनों के बाद। यह प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा है। इसके बाद 5 दिन के बाद आपका जो है DI का और गद्यांश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। एक दिन में 4 गद्यांश 4 DI सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।